गुड मॉर्निंग क्लास 10th। मैं आपकी सोशल साइंस टीचर माला तिवारी। बच्चों, हम इतिहास का अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भाग 4। भाग 3 में आपने उदारवादी क्रांतियों और उनके प्रभाव के विषय में पढ़ा। भाग 4 में हम जर्मनी और इटली का एकीकरण और ब्रिटेन के राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्मनी और इटली का निर्माण। मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं मजबूत होने लगीं। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। इसके बाद प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशा की सेना व नौकरशाही की सहायता से जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1866 से 1871 के बीच प्रशा और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच हुए तीनों युद्धों में प्रशा की जीत हुई और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया इन तीनों युद्धों के माध्यम से पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। नए जर्मन साम्राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर अधिक जोर दिया गया। अब आप स्टूडेंट्स, ये जो हमारे सामने मानचित्र है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये जर्मनी का वह मानचित्र है जो एकीकरण के पूर्व था। प्रशा आप देख सकते हैं जो पर्पल कलर में है। प्रशा के नेतृत्व में, प्रशा जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र था जर्मनी का, उसके नेतृत्व में जितने भी डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के प्रभाव क्षेत्र वाले जो एरियाज थे, उन सब को जीत करके प्रशा ने एक एकीकृत जर्मनी का निर्माण किया। अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की। जर्मनी की तरह इटली भी अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन था। 1830 के दशक में ज्यूसेपे मेत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए यंग इटली नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसके बारे में मैंने आपको भाग 2 में बताया था। 1830 और 1848 के बीच क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता के परिणाम स्वरूप इटली की एकीकरण की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। मंत्री प्रमुख काबूर ने फ्रांस से एक चतुर कूटनीतिक संधि के परिणाम स्वरूप 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। नियमित सैनिकों के अतिरिक्त ज्यूसेपे व गैरिबाल्डी, जो कि प्रमुख क्रांतिकारी थे, के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी बढ़ चढ़कर इटली के एकीकरण के युद्धों में भाग लिया। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये मानचित्र जो दोनों हैं, वो इटली के एकीकरण के पूर्व का मानचित्र है। इटली एकीकरण के पूर्व छोटे छोटे राज्यों में बटा था और एकीकरण के बाद जो इटली का आप मानचित्र देख रहे हैं, तो इसमें ये आप जो वर्ष लिखे हैं वो ये दर्शाते हैं कि किस क्षेत्र को कब किस वर्ष इटली में मिलाया गया था। 1860 में ज्यूसेपे व गैरिबाल्डी दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए
और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी और इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। अब हम बात करेंगे राष्ट्र राज्य के रूप में ब्रिटेन की स्थापना की। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम थी। 18वीं शताब्दी के पूर्व ब्रिटेन का अस्तित्व ही नहीं था। ब्रितानी द्वीप समूह कई नस्लों व जनजातियों का समूह था, जिनमें वेल्श, अंग्रेज, स्कॉट, आयरिश आदि सम्मिलित थे। आंग्ल समूह ने धन दौलत व सत्ता में वृद्धि कर द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। एक लंबे टकराव के फलस्वरूप 1688 ईस्वी में आंग्ल संसद ने राजतंत्र से सत्ता छीन ली व एक ऐसे राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का इतना दबदबा था कि स्कॉटिश संस्कृति की उपेक्षा की जाने लगी। उन्हें अपनी भाषा बोलने व अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने पर भी पाबंदी थी। आयरलैंड का भी यही हश्र हुआ। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसमें ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार जो 3 महत्वपूर्ण देश थे यूरोप के, उसमें इटली, जर्मनी और ब्रिटेन, इन तीनों का राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व सामने आया। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू।